तो चलिए आज एक सफर पर चलते हैं, एक ऐसी कहानी को समझने के लिए जहां जमीन खुद अपनी कहानी लिखती है। हम बात कर रहे हैं राजस्थान की। ये समझना बहुत दिलचस्प है कि कैसे राजस्थान की जो इतनी अनोखी, इतनी ड्रामेटिक ज्योग्राफी है, उसने इसकी दुनिया भर में मशहूर कल्चर को आप कह सकते हैं गढ़ा है। ये कहानी है पहाड़ों की, नदियों की और उस विशाल रेगिस्तान की, जिसने मिलकर एक इतनी रंगीन विरासत को जन्म दिया। तो सवाल ये उठता है कि क्या एक अकेली पर्वत श्रृंखला, एक सिंगल माउंटेन रेंज सच में एक पूरी जमीन की, एक पूरे राज्य की किस्मत लिख सकती है? चलिए इसी सवाल से अपनी कहानी की शुरुआत करते हैं। हम एक ऐसे पहाड़ की बात करेंगे जो सिर्फ एक ज्योग्राफिकल फीचर नहीं है, नहीं, बल्कि वो एक पूरी सभ्यता की कहानी का आप कह सकते हैं मेन कैरेक्टर है। और हमारी कहानी का वो मेन कैरेक्टर, वो हीरो है अरावली। जी हाँ, अरावली रेंज। इसे सिर्फ एक पहाड़ की श्रृंखला समझना भूल होगी। ये तो राजस्थान की रीढ़ की हड्डी है, उसकी लाइफलाइन, एक ऐसी शक्ति जिसने इस धरती के लिटरली हर पहलू पर अपनी छाप छोड़ी है। आपको पता है, अरावली दुनिया की सबसे पुरानी फोल्ड माउंटेन रेंजेस में से एक है। ये कोई आज की बात नहीं है, हम करोड़ों साल पुराने इतिहास की बात कर रहे हैं। ये गुजरात से दिल्ली तक करीब 692 किलोमीटर तक फैली हुई है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इसका 80% हिस्सा, सोचिए 80%, वो राजस्थान के अंदर आता है। और इतनी विशाल रेंज का सबसे ऊंचा पॉइंट कौन सा है? वो है गुरु शिखर। जो लोग माउंट आबू गए हैं वो जरूर जानते होंगे। इसकी ऊंचाई है 1722 मीटर समुद्र तल से। इसकी जो खूबसूरती है, जो शांति है, उसने इतिहासकार कर्नल जेम्स स्टॉर्ट को इतना इम्प्रेस किया कि उन्होंने इसे एक बहुत ही खूबसूरत नाम दिया, संतों का शिखर या द पीक ऑफ सेंट्स। और ये नाम आज भी इसकी जो स्पिरिचुअल आइडेंटिटी है उसे पूरी तरह से बयां करता है। तो हम इसे जीवन रेखा क्यों कह रहे हैं? इसके कई कारण हैं। सबसे पहले, ये एक दीवार की तरह खड़ी है जो राजस्थान को दो बिल्कुल अलग अलग क्लाइमेट जोन्स में बांट देती है। एक तरफ हरा भरा मैदान तो दूसरी तरफ सूखा रेगिस्तान। यही नहीं, ये थार मरुस्थल को पूर्व की तरफ और आगे बढ़ने से भी रोकती है। और हाँ, राज्य की ज्यादातर बड़ी नदियां वो यहीं से तो निकलती हैं। अरावली का एक और नाम है, और वो है खनिजों का अजायब घर, मतलब द म्यूजियम ऑफ मिनरल्स। ऐसा इसलिए क्योंकि ये पहाड़ों की श्रृंखला लेड, जिंक, सिल्वर जैसे कितने ही कीमती खनिजों से भरी पड़ी है। और ये खनिज जाहिर है राज्य की इकोनॉमी के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अरावली से बात आगे बढ़ती है और आती है नदियों पर। इन पहाड़ों से जो नदियां निकलती हैं उनकी कहानी भी आप मानेंगे कुछ कम अनोखी नहीं है। यहाँ की नदियों का जो बिहेवियर है, जो उनका स्वभाव है, वो सीधे सीधे अरावली और यहाँ के मौसम से जुड़ा हुआ है। मोटे तौर पर देखें तो राजस्थान की नदियों को हम 3 अलग अलग सिस्टम्स में बांट सकते हैं। कुछ नदियां हैं जो अपना पानी बंगाल की खाड़ी तक ले जाती हैं, जैसे कि चंबल। कुछ हैं जो अरब सागर में जाकर मिलती हैं, जैसे लूनी और माही। और फिर आती हैं तीसरी और सबसे दिलचस्प नदियां, जो बेचारी कभी समुद्र तक पहुंच ही नहीं पाती। वो रेगिस्तान में ही कहीं खो जाती हैं। इन्हें कहते हैं इनलैंड ड्रेनेज सिस्टम की नदियां। इन सब में लूनी नदी का किस्सा तो सबसे मजेदार है। इसे आधी मीठी आधी खारी नदी भी कहते हैं। अब सोचिए, ऐसा क्यों? क्योंकि जब यह निकलती है और बालोत्रा तक बहती है तब इसका पानी एकदम मीठा होता है, पीने लायक। लेकिन बालोत्रा के बाद जैसे ही ये रेगिस्तान की जमीन पर पहुंचती है, वहां की मिट्टी का नमक इसमें घुल जाता है और पानी हो जाता है खारा। है ना कमाल की बात? प्रकृति का क्या अद्भुत बैलेंस है। अच्छा, एक और नदी है माही नदी। ये एक बहुत ही यूनिक ज्योग्राफिकल रिकॉर्ड बनाती है। पता है क्या? ये भारत की इकलौती ऐसी नदी है जो कर्क रेखा यानी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को एक बार नहीं बल्कि 2 बार काटती है। एक बार जब वो राजस्थान में एंटर करती है और दूसरी बार जब वो गुजरात की तरफ मुड़ जाती है। ये फैक्ट्स कमाल के हैं। चलिए अब पहाड़ों और नदियों से आगे बढ़कर उस हिस्से की ओर चलते हैं जो शायद राजस्थान की सबसे बड़ी पहचान है, थार का रेगिस्तान। लेकिन एक मिनट, जब हम रेगिस्तान सोचते हैं तो मन में एक बंजर वीरान जगह की तस्वीर आती है ना? पर थार ऐसा नहीं है। एक जीता जागता सांस लेता हुआ इकोसिस्टम है। जरा इस आंकड़े पर नजर डालिए। राजस्थान का 61% से भी ज्यादा हिस्सा, 61%, वो थार का रेगिस्तान है। इससे अंदाजा लगता है कि ये कितना कितना विशाल है। पर जो सबसे हैरान करने वाली बात है वो ये है कि इतना बड़ा होने के बावजूद ये दुनिया का सबसे ज्यादा आबादी वाला और सबसे ज्यादा बायोडाइवर्सिटी वाला रेगिस्तान है।
जी हाँ, आपने सही सुना। सबसे ज्यादा आबादी और सबसे ज्यादा तरह के जीव जंतु। ये उस पूरी सोच को ही तोड़ देता है कि रेगिस्तान माने लाइफलेस जगह। और अगर हम इसके इतिहास में जाएं, तो वो तो और भी कमाल का है। जैसलमेर में एक जगह है आकलवुड फॉसिल पार्क। ये इस बात का जीता जागता सबूत है कि आज जहां रेगिस्तान है, वहां करीब 18 करोड़ साल पहले एक बहुत बड़े समुद्र के किनारे घने जंगल हुआ करते थे। और आज उन्हीं पेड़ों के जीवाश्म मतलब फॉसिल्स हमें टाइम ट्रैवल करने का और उस जमाने में झांकने का एक मौका देते हैं। खैर, ये तो हुई कुदरत की बात। समय के साथ इंसानों ने भी इस रेगिस्तान को बदलने की कोशिश की है, और इसका सबसे बड़ा उदाहरण है इंदिरा गांधी नहर। इसे मरुगंगा यानी रेगिस्तान की गंगा भी कहा जाता है। और सच में इस नहर ने रेगिस्तान के एक बहुत बड़े हिस्से को हरियाली और जिंदगी दी है। तो हमने पहाड़ देख लिए, नदियां देख लीं, रेगिस्तान भी देख लिया। अब इन सब धागों को एक साथ जोड़ते हैं और देखते हैं कि कैसे यहाँ की इतनी वाइब्रेंट कल्चर इस चैलेंजिंग एनवायरनमेंट का एक सीधा सीधा जवाब है। जैसे यहाँ के लोगों ने मुश्किलों का जवाब रंगों से, संगीत से और त्योहारों से दिया हो। मांड गायकी की ये लाइनें तो सबने सुनी होंगी, केसरिया बालम आओ नी पधारो मारे देश। ये सिर्फ एक गाना नहीं है, ये राजस्थानी कल्चर का, वहाँ की हॉस्पिटैलिटी का एसेंस है। ये बताता है कि यहाँ के लोग कितने दिल से मेहमानों का स्वागत करते हैं। और इस संस्कृति के खजाने तो अनगिनत हैं। घूमर नृत्य है, जिसे नृत्यों का सिरमौर कहते हैं। कालबेलिया डांस, जिसे तो यूनेस्को ने भी अपनी हेरिटेज लिस्ट में शामिल किया है। फिर शेखावाटी की हवेलियां हैं, जिन्हें ओपन एयर आर्ट गैलरी कहा जाता है, और वो सच में हैं भी। और खाना कैसे भूल सकते हैं, दाल बाटी चूरमा, एक ऐसा खाना जो यहीं की सूखी जमीन की जरूरतों के हिसाब से बना है। और रुकिए, कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। एक आखिरी और शायद सबसे चौंकाने वाला फैक्ट। अगर कोई पूछे कि दुनिया की दूसरी सबसे लंबी दीवार कहाँ है, तो ज्यादातर लोग चीन का ही नाम लेंगे, है ना? पर जवाब है राजस्थान। जी हां, कुंभलगढ़ किले की दीवार, इसे द ग्रेट वॉल ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। ये दीवार पूरे 36 किलोमीटर लंबी है। 36 किलोमीटर! ये सिर्फ एक दीवार नहीं है, ये इस बात का सबूत है कि इस जमीन के लोगों ने सिर्फ कुदरत की चुनौतियों का ही सामना नहीं किया, बल्कि इतिहास पर अपनी एक ऐसी छाप छोड़ी जिसे मिटाया नहीं जा सकता। तो ये पूरा सफर हमें एक बहुत ही गहरे सवाल पे लाकर छोड़ देता है। क्या ऐसा होता है कि जब जमीन कठोर हो, जब हालात मुश्किल हों, तो वहाँ की संस्कृति, वहाँ की कला और भी ज्यादा रंगीन और भी ज्यादा जिंदा दिल हो जाती है? इस सवाल पर सोचिएगा जरूर, क्योंकि शायद राजस्थान ही इस सवाल का सबसे खूबसूरत जवाब है।